बच्चों आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 10 वित्तीय बाजार के अंतर्गत अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न है ट्रेजरी बिल क्या है। देखिए ट्रेजरी बिल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला अल्पकालिक प्रपत्र है। ट्रेजरी राजकोष बिल 1 वर्ष से कम अवधि में परिपक्व होने वाले भारत सरकार के द्वारा ऋणदान के रूप में दिया जाने वाला एक लघुकालिक प्रपत्र होता है। इन्हें शून्य कूपन बंद पत्र भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। दूसरा प्रश्न है एनएसई के खंडों का नाम दे। देखिए एनएसई होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इसके 2 खंड होते हैं। पहला खंड है थोक विक्रय ऋण बाजार खंड, होलसेल डेब्ट मार्केट सेगमेंट। दूसरा है पूंजी बाजार खंड। अगला प्रश्न है कोई 2 कारण बताएं कि जनता का निवेश क्यों शेयर बाजार में एक सुरक्षित और निष्पक्ष सौदे की उम्मीद कर सकता है। निम्न कारणों से जनता का निवेश शेयर बाजार में एक सुरक्षित और निष्पक्ष सौदे की उम्मीद कर सकता है। देखिए शेयर बाजार में जो निवेशक होता है, जो जनता होती है, उसका पैसा गतिशील रहता है। बचतों को गतिशील बनाना, शेयर बाजार में जो बचतें होती हैं निवेशक की वे गतिशील बनती है तथा उन्हें अधिकाधिक उत्पादक उपयोग में सरणित करना और वहां पर अधिकाधिक उत्पादक उपयोग में उन्हें सरणित किया जाता है। अधिक से अधिक उत्पादक कार्यों में उन्हें लगाया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु द्रव्यता उपलब्ध कराना और शेयर बाजार के माध्यम से जो वित्तीय परिसंपत्तियां होती है उनको आसानी से द्रव्यता में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4 लाभार्थी स्वामी खाते के लिए आम नाम क्या है जिसे निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए खोला जाता है। देखिए जो ये लाभार्थी स्वामी खाता होता है इसे हम डीमेट अकाउंट के नाम से जानते हैं। लाभार्थी स्वामी खाते के लिए डीमेट खाता आम नाम है जिसे निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए खोला जाता है और इसे निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए खोलना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 5 क्लाइंट पंजीकरण फॉर्म भरते समय निवेशक द्वारा ब्रोकर को प्रदान किए जाने वाले किन्हीं 2 विवरण का नाम दे। देखिए जब भी निवेशक ब्रोकर के पास, दलाल के पास क्लाइंट पंजीकरण फॉर्म भरता है तो उसे पैन नंबर देना होता है, अपनी जन्मतिथि व पते के बारे में विवरण देना होता है। क्लाइंट पंजीकरण फॉर्म भरते समय निवेशक द्वारा ब्रोकर को प्रदान किए जाने वाले 2 विवरण निम्न हैं, पैन नंबर, जन्मतिथि व पता। ये पैन नंबर दिया जाना अनिवार्य होता है। लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है वित्तीय बाजार के कार्य क्या हैं। यहां पर वित्तीय बाजार के कार्यों के बारे में पूछा गया है। वित्तीय बाजार के प्रमुख कार्य यहां पर हैं। पहला है बचतों को गतिशील बनाना तथा उन्हें अधिकाधिक उत्पादक उपभोग में सरणित करना। जो बचतें होती हैं निवेशक की उन्हें अधिक से अधिक गतिशील बनाने का कार्य वित्तीय बाजार के माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ जो बचतें होती हैं, जो निवेश किया हुआ धन होता है उसका अधिकाधिक उत्पादक कार्यों में उपयोग यहां किया जाता है। दूसरा है कीमत निर्धारण में सहायक। देखिए जो वित्तीय बाजार होता है यह कीमत निर्धारण में भी सहायता प्रदान करता है। तीसरा है वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु द्रव्यता उपलब्ध कराना। साथ ही साथ जो वित्तीय परिसंपत्तियां होती है उनके लिए भी द्रव्यता आसानी से उपलब्ध हो जाती है। देखिए वित्तीय बाजार के अंदर जो निवेशक अंश खरीदता है या ऋण पत्र खरीदता है आसानी से उनके क्रय विक्रय के द्वारा वह अपने धन को निवेश कर सकता है और उनको विक्रय करके वह अपना धन वापस प्राप्त कर सकता है, तरल रूप में उन्हें परिवर्तित कर सकता है। चौथा लेन देन की लागत को कम करना। देखिए वित्तीय बाजार के माध्यम से कई प्रकार की सूचनाएं प्रसारित की जाती है जिससे लेन देन की लागत बहुत कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 2 मनी मार्केट अनिवार्य रूप से अल्पावधि फंड के लिए एक बाजार है। देखिए मुद्रा बाजार अल्पावधि फंड के लिए एक बाजार है, इसकी हमें चर्चा करनी है। मुद्रा बाजार एक छोटी अवधि की निधियों का बाजार है। जो मुद्रा बाजार होता है इसमें ऐसे प्रपत्र जारी किए जाते हैं जो कि 1 वर्ष से कम अवधि में ही परिपक्व हो जाते हैं।
जो ऐसे द्रव संपत्तियों के निपटान करता है जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक होती है। ये परिसंपत्तियां द्रव के लिए निकट विकल्प होती है और इन परिसंपत्तियों को आसानी से तरलता में बदला जा सकता है, यानी आसानी से उनके द्वारा धन प्राप्त किया जा सकता है। और इन जो प्रपत्र होते हैं इनके माध्यम से एक संगठन, एक कंपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने का कार्य करती है। देखिए, ये वित्तीय संस्थान भी जारी करते हैं ये प्रपत्र, सरकार द्वारा भी जारी करवाया जाता है आरबीआई के माध्यम से ये प्रपत्रों को। साथ ही साथ जो बैंक होते हैं वे भी आपस में ये प्रपत्र जारी करते हैं, जिसे कॉल मनी हम कहते हैं। यह ऐसा बाजार है जहां कम जोखिम आरक्षित तथा लघुकालिक ऋण प्रपत्र होते हैं जो कि उच्च तरल दैनिक निर्गमित तथा सक्रिय तिजारती व्यापार योग्य होते हैं। इनकी कोई भौतिक स्थानिकता नहीं होती है। बाजार के प्रमुख प्रतिभागी भारतीय रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, राज्य सरकारें, वृहद औद्योगिक घराने तथा म्यूचुअल फंड आदि हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, राज्य सरकारें, वृहद औद्योगिक घराने इसके क्या हैं? भाग हैं। तीसरा प्रश्न है पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बीच अंतर स्पष्ट करें। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बीच अंतर पूछा गया है। कुछ बिंदुओं के आधार पर हम अंतर करते हैं। सहभागी, देखिए पूंजी बाजार में वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, बैंक, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक तथा व्यक्ति निवेशक होते हैं। ये पूंजी बाजार के क्या होते हैं? सहभागी होते हैं। जबकि मुद्रा बाजार के जो सहभागी हैं वह है भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, राज्य सरकारें, म्यूचुअल फंड इत्यादि, ये मुद्रा बाजार के सहभागी हैं। इसी प्रकार पूंजी बाजार के जो मुख्य प्रपत्र हैं वे हैं समता अंश, बॉन्ड, ऋणपत्र, पूर्वाधिकार अंश। इनका लेन देन पूंजी बाजार में होता है। जबकि मुद्रा बाजार के जो मुख्य प्रपत्र हैं वे हैं कोषागार प्रपत्र, ट्रेजरी बिल जिन्हें हम बोलते हैं, वाणिज्यिक पत्र, मांग मुद्रा, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक बिल इत्यादि। निवेश राशि के आधार पर देखते हैं तो देखिए, निवेश हेतु बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता नहीं होती। जो पूंजी बाजार है उसमें कम राशि का भी निवेश किया जा सकता है, जबकि जो मुद्रा बाजार है उसमें लेन देन हेतु बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। परिपक्वता अवधि, पूंजी बाजार में मध्य तथा दीर्घ अवधि के कोषों के व्यवहार किया जाता है। मध्य अवधि व दीर्घ अवधि के लिए इसमें निवेश किया जाता है। 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए इसमें निवेश किया जाता है। जबकि जो मुद्रा बाजार है उसमें अल्प अवधि वाले कोषों में व्यवहार किया जाता है, यानी 1 वर्ष से कम अवधि में जो परिपक्व होने वाले प्रपत्र हैं वे ही जारी किए जाते हैं। तरलता, मुद्रा बाजार के मुकाबले कम तरलता होती है, जबकि जो ये मुद्रा बाजार है इसमें पूंजी बाजार के मुकाबले अधिक तरलता होती है, अधिक तरलता पाई जाती है। संभावित प्रतिफल, अधिक आय प्राप्त होती है। जो पूंजी बाजार है इसमें अधिक आय प्राप्त होती है निवेशक को, जबकि मुद्रा बाजार में पूंजी बाजार के मुकाबले कम आय होती है। सुरक्षा या जोखिम, देखिए जो पूंजी बाजार है इसमें अधिक जोखिम होता है, जबकि मुद्रा बाजार में कम जोखिम होता है। यहां कम जोखिम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, पूंजी बाजार के क्या काम है? पूंजी बाजार के यहां काम पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। पहला काम है पूंजी बाजार पहले से विद्यमान प्रतिभूतियों को द्रव्यता, तरलता एवं आसान विनियोग अर्थात दोनों की ही सुविधा उपलब्ध कराता है। देखिए, पूंजी बाजार में जो पहले से विद्यमान प्रतिभूतियां हैं आसानी से उनका क्रय विक्रय किया जाता है, जिससे आसानी से उन्हें तरलता में, द्रव्यता में बदला जा सकता है। यह एक ऐसा बाजार है जहां प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, और जो पूंजी बाजार है वह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर प्रतिभूतियों का, अलग अलग प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। दूसरा है पूंजी बाजार प्रतिभूतियों सतत मूल्यन या मूल्य निर्धारण का एक प्रक्रम है, जिसके माध्यम से प्रतिभूतियों के मूल्य या भाव निर्धारित होते हैं। देखिए, पूंजी बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा जो ये प्रतिभूतियां होती है इनका मूल्य निर्धारित होता है, इनका भाव निर्धारित होता रहता है। तीसरा है पूंजी बाजार सुनिश्चित करता है कि निवेशक इस बाजार में सुरक्षित एवं निष्पक्ष लेन देन कर सके, और
पूंजी बाजार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो निवेशक है वह आसानी से अपना धन निवेश कर सके और सुरक्षित रूप से और निष्पक्ष तरीके से वह व्यापार कर सके, प्रतिभूतियां खरीद सके, प्रतिभूतियों को बेच सके। चौथा है पूंजी बाजार में विद्यमान प्रतिभूतियों को पुनः बेचा या खरीदा जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यही फिर पूंजी गठन एवं आर्थिक वृद्धि की ओर अगुवाई करता है। देखिए, पूंजी बाजार में जो प्रतिभूतियां हैं उनको आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। निवेशक कोई भी नई प्रतिभूति खरीद सकता है, किसी भी कंपनी की प्रतिभूतियों को क्रय कर सकता है। साथ ही साथ अपने पास जो प्रतिभूतियां रखी हुई है उनको भी आसानी से बेच सकता है। इससे आर्थिक प्रगति में सहयोग प्राप्त होता है। पांचवा है पूंजी बाजार नए निर्गमों को विनियमित करके बेहतर व्यापार व्यवहारों तथा जनता को निवेश के बारे में शिक्षित कर विस्तृत शेयर स्वामित्व को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ पूंजी बाजार जो नए आईपीओ जारी हो रहे हैं उनको भी बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसके अलावा वह निवेशकों को शिक्षित करने का कार्य भी करता है। वह पूंजी बाजार के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करके उन्हें अधिक से अधिक जोड़ने का कार्य कर रहा है। पूंजी बाजार कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं नियंत्रित तरीके से सट्टे संबंधित क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता है। देखिए, वैसे तो सट्टेबाजी गैर कानूनी मानी जाती है, लेकिन पूंजी बाजार में कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत ये जो प्रतिबंधित और नियंत्रित तरीके से सट्टे का कार्य किया जाता है, जो अंश हैं, जो भी विभिन्न प्रतिभूतियां हैं उनको खरीदने बेचने का कार्य किया जाता है, उनके मूल्य को निर्धारित करने का कार्य यहां पर होता है। लेकिन यह नियंत्रित तरीके से किया जाता है, कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्य होता है पूंजी बाजार के अंतर्गत। सेबी के उद्देश्य क्या है? देखिए, यहाँ सेबी के उद्देश्य पूछे गए हैं। पहला उद्देश्य निवेशकों के हितों को संरक्षित करना तथा उनके विकास को प्रोत्साहित करना। दूसरा है शेयर बाजार तथा प्रतिभूति उद्योग को विनियमित करना ताकि क्रमबद्ध ढंग से उनकी क्रियाशीलता को बढ़ावा मिले। तीसरा है निवेशकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना, विशेष रूप से व्यक्तिगत निवेशकों को तथा उन्हें मार्गदर्शित एवं शिक्षित करना। जो निवेशक हैं उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करने का उद्देश्य इसका रखा गया, उन्हें शिक्षित करने का उद्देश्य इसको रखा गया। चौथा है व्यापार दुराचारों को रोकना तथा प्रतिभूति उद्योग के स्वयं नियमन द्वारा इसके वैधानिक विनियमन के बीच एक संतुलन प्राप्त करना। पांचवा है मध्यस्थों जैसे दलाल, ब्रोकर्स, मर्चेंट, श्रेष्ठी, बैंकर्स आदि के द्वारा एक आचार संहिता एवं निष्पक्ष व्यवहार को उन्हें प्रतियोगी एवं व्यावसायिक बनाने के दृष्टिकोण के साथ विकसित एवं विनियमित करना। जो मध्यस्थ थे उन पर नियंत्रण स्थापित करके उनके अंदर प्रतियोगी भावना उत्पन्न करने का भी उद्देश्य इसके अंदर रखा गया। प्रश्न नंबर 6, एनएसई के उद्देश्यों को बताएं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कौन कौन से उद्देश्य हैं ये पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। पहला है सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए राष्ट्रव्यापी व्यापार सुविधा स्थापित करना। जितनी भी प्रतिभूतियां हैं उनका आसानी से क्रय विक्रय हो सके, पूरे देश भर में हो सके, इसके लिए राष्ट्रव्यापी व्यापार सुविधा उपलब्ध कराना इसका पहला उद्देश्य रखा गया। दूसरा है एक औचित्यपूर्ण संचार नेटवर्क के द्वारा पूरे देश भर में निवेशकों की समान पहुंच सुनिश्चित करना। निवेशक कहीं भी बैठा हो देश में, हर जगह तक उसको प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में आसानी हो सके, इसके लिए एक संचार नेटवर्क की व्यवस्था करना भी इसका उद्देश्य रखा गया। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का उपभोग करते हुए एक निष्पक्ष, सक्षमतापूर्ण तथा पारदर्शी प्रतिभूति बाजार उपलब्ध कराना। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली यानी कंप्यूटरीकृत व्यापार प्रणाली का प्रयोग करते हुए देश भर में कहीं भी बैठे हुए निवेशक को एक निष्पक्ष, पारदर्शी और सक्षम जो प्रतिभूति व्यापार की अवस्था है वह उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रखा गया। लघु भुगतान चक्र तथा प्रविष्टि बुक पुस्तक निपटान के योग्य बनाना। भुगतान चक्र जो पहले लंबा होता था उसे लघु करना, छोटा करना, इसका एक उद्देश्य रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों एवं मानकों को पूरा करना। जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनको पूरा करना भी एनएसई का उद्देश्य रखा गया। अन्य स्कंद विनिमय केंद्रों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
प्रश्न नंबर 7, प्रतिभूतियों के ऑनलाइन व्यापार की प्रक्रिया में तैयार किए जाने वाले दस्तावेज का नाम दें जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य हों और निवेशक व दलाल के बीच विवादों दावों को सुलझाने में मदद करता हो। देखिए, यह दस्तावेज है संविदा नोट। प्रतिभूतियों के ऑनलाइन व्यापार की प्रक्रिया में तैयार किया जाने वाला दस्तावेज संविदा नोट है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य है और निवेशक व दलाल के बीच विवादों दावों को सुलझाने में मदद करता है। देखिए बच्चों, आज हमने इस अध्याय के अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न देखे। अगले वीडियो में हम इसके निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।